औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में और जो अब इम्तहानात हो रहे हैं इनमें कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम साल अव्वल न्यू बुक जो अब आई है उसके लेक्चर्स कर रहे हैं और आज हमारा मौजू है उर्दू अदब के एक मुमताज़ हिंदू शायर फराक गोरखपुरी। दो तीन शेर सुने फिर हम शुरू करते हैं। कहते हैं जी, फराक गोरखपुरी का इंतखाब सुना रहा हूँ। वो कहते हैं जी, कोई समझे तो एक बात कहूँ, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। एक और शेर सुनिए। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर उसी सिलसिले के। तो ये है फराक गोरखपुरी। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ये हिंदू शायर हैं और ये जो आपकी गज़ल ली गई है ये कुलियात फराक गोरखपुरी से ली गई है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि उर्दू के फ़रोग़ में सिर्फ मुसलमानों का हिस्सा नहीं है, ये हकीकत है कि हिंदू शोरा का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अब देखिए, पाकिस्तान तो अब बना और उर्दू की तारीख़ 300 साल पुरानी है, ठीक है जी। तो इसमें मुसलमान शोरा के साथ साथ हिंदू शोरा का भी खासा अमल दखल रहा है उर्दू के फ़रोग़ में। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले आप उनका नाम देखें, असल नाम, उनका असल नाम था रघोपति सहाय। दोबारा सुन लीजिए, रघोपति सहाय हिंदू शायर हैं। अदबी नाम है फराक गोरखपुरी। तखल्लुस करते हैं फराक का, पैदाइश है इनकी गोरखपुरी। ये जो गोरखपुरी है ना, जिस तरह हम कहते हैं लाहौर से लाहौरी, तो इस तरह वो गोरखपुर एक शहर है, तो उस हवाले से गोरखपुरी। इनके वालिद का नाम था मुंशी गोरख प्रसाद। वो वकील भी थे, शायर भी थे और एक अच्छे शायर थे। वो भी उर्दू के इबरत तखल्लुस करते थे। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं उनके घरेलू माहौल का। घरेलू माहौल खासा अदबी माहौल है। घर में भी शेर व सुखन का माहौल उनको घर से ही मिला। वालिद को देखते थे, शेर पढ़ते सुनाते, तो वहीं से उनको भी रग़बत हुई। रस्मी तालीम की बात करें तो आपने अंग्रेज़ी अदब में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1930 में MA का इम्तहान पास किया। इनकी काबिलियत की बात करें तो इनको उर्दू पर, फ़ारसी पर और अंग्रेज़ी अदब में यकसा महारत हासिल है। मशरक़ी व मग़रबी तहज़ीब पर उनकी गहरी नज़र है और ना सिर्फ नज़र है, जब हम इनके अशार देखते हैं तो हमें दोनों तहज़ीबों की इन पे झलक भी नज़र आती है। गज़ल के साथ साथ तनकीदी मज़ामीन भी लिखे, इन्होंने खतूत भी लिखी जिन्होंने बहरहाल एक बड़ी शोहरत पाई। यानी इनकी वजह शोहरत सिर्फ गज़ल नहीं है, इनके तनकीदी मज़ामीन भी है। हालात ज़िंदगी की बात करें तो ये तमाम उम्र शोबा तदरीस से ही मुंसलिक रहे। सियासत में भी हिस्सा लिया। वसीलुल मुतालिया शायर थे, मुतहर्रिक शायर थे, मुतहर्रिक इंसान थे। जब पाकिस्तान बनने से पहले तहरीक आज़ादी चल रही थी तो महात्मा गांधी की अदम तावन की तहरीक में हिस्सा भी लिया और उस हवाले से 18 माह इनको सज़ा भी हुई, इन्होंने जेल भी काटी, कैद बामुशक्कत, लेकिन बहरहाल अपने सियासी नज़रियात के साथ खड़े रहे। इनके असलूब की बात करें, असलूब स्टूडेंट आप जानते हैं किसी का लिखने का अंदाज़, यानी किसी भी शायर अदीब को हम उसके असलूब की बुनियाद पर जांचते हैं। तो जिस तरह हमने पहले देखा कि अंग्रेज़ी और फ़ारसी दोनों तहज़ीबों के मिले जुले असरात हमें इनके यहाँ नज़र आते हैं। जदीद ख़यालात भी नज़र आते हैं और रिवायती ख़यालात भी नज़र आते हैं। आपकी गज़लों की बात करें तो उसमें शदीद एक जज्बाती कैफियत नज़र आती है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में 2-3 शेर सुनाए, जमालियाती हुस्न को नए नए मौज़ूआत में बड़ी खूबसूरती के साथ ये बयान करते नज़र आते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो उनकी शायरी में क्लासिकल रचाव, क्लासिकल
जो आपकी कदीम शायरी है, हमारा कदीम अदब है जिसे हम क्लासिक्स कहते हैं, वो रचाव भी नजर आता है, लेकिन साथ साथ नफ्सियाती बसीरत भी नजर आती है। यानी सिर्फ क्लासिक से नहीं जुड़े बल्कि इंसानी नफ्सियात को भी बड़े मौसर अंदाज में पेश करते हैं। लिहाजा हम फराक की शायरी को कह सकते हैं कि एक वो फलसफियाना तजर्बा है। आपको फिलासफी नजर आती है। फलसफा क्या होता है? किसी चीज को गहराई से देखना, परखना। जिस तरह हम कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल एक फिलासफर शायर है। फिलासफर डेस्टिनेट्स वो होता है जो चीजों को हमारी तरह नहीं देखता, वो गौर करता है क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसे है। जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जैसे सवालों पे गौर करे उसको हम फिलासफर कहते हैं। वो गम को सिर्फ जज्बाती कैफियत नहीं समझते। हम तो समझते हैं ना एक गम बस एक कैफियत हम पे आती है, बल्कि वो इसको फिक्री मसला समझते हैं और इसी फिक्री मसले के हवाले से ही देखते हैं। उनका जो उसलूब है रोमानवियत और जदीदियत के संगम पर खड़ा है। हमें क्लासिकल अदब भी नजर आता है, रोमानियत यानी रोमांटिक भी नजर आता है, लेकिन साथ साथ जदीदियत मॉडर्निज्म भी नजर आती है। उनके यहाँ जो महबूब का तस्वर है वो बड़ा वसी है। वो महबूब को सिर्फ इस सेंस में नहीं लेते कि एक औरत है, खूबसूरत है और बस उसके जिस्मानी खदुखाल की बात करें, बल्कि महबूब को एक वसी तनाजुर में इस्तेमाल करते हैं। भारत से ज़ाहिर इनका ताल्लुक है। भारत की तरफ से, सोवियत यूनियन की तरफ से अदबी खिदमात पर उन्हें बड़े एजाजात से नवाजा गया। तसानीफ की बात करें इनकी तो पिछली रात, चरागा, नगमा गुल, शोला साज, रूह कायनात, गजलिस्तान, चमनिस्तान, आरजू की इश्किया शायरी, उर्दू गज़ल गोई इनकी बुक्स है। और ये तमाम किताबें कुलियात फराक के नाम से शाया हो चुकी है। आप जानते हैं कुलियात एक ऐसी किताब जिसमें किसी भी शायरी अदीब का तमाम कलामी जमा कर दिया जाए तो उसको कुलियात कहते हैं। एक बात समझ ले, दीवान और कुलियात में फ़र्क होता है। दीवान ही होता है किसी भी शायर की शायरी हरूफ तहजी के अतबार से, अली बेजीम के अतबार से हो, उसको हम कहेंगे दीवान। यानी जब हम दीवान गालिब की बात करेंगे तो मतलब गालिब का वो सारा दीवान जो हरूफ तहजी के अतबार से है। लेकिन कुलियात ही होती है कि किसी की तमाम किताबों को एक ही जगह जमा कर दिया जाए, उसको कुलियात कहते हैं। फिराक गोरखपुरी की गज़ल का हम अगर अमूमी जायजा लें तो जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका, हमें दाखिली कैफियत के साथ साथ मोहब्बत की नफ्सियात भी मिलती है। वजूदी सवालात यानी जिनका ताल्लुक ज़मीनी हकाइक से है उसको वजूदी सवालात कहेंगे, उनको पेश किया गया। इनके गज़ल के यहाँ मोहब्बत के तजर्बे को सादगी नहीं बड़ी पेचीदगी से बयान किया गया, यानी उसकी तहें खोली गई कि मोहब्बत है क्या, या जिस तरह मैंने आपको पहले बताया उसको फ़लसफियाना रंग में देखा गया। क्योंकि उनके यहाँ मोहब्बत सिर्फ एक जज्बाती तजर्बा नहीं है बल्कि एक फ़लसफियाना मसला भी है कि जी। तो ये तो एक बुनियादी सा तारुफ था। अब हम बढ़ते हैं पहले शेर की तरफ। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। सौदा कहते हैं जनून होना, किसी चीज का जनून होना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ना क्रेजी होना किसी चीज के बारे में। क्रेजी या जनून क्या होता है कि किसी चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाना, वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, वो कोई मिशन हो सकता है, किसी काम में इतना ज्यादा उसके अंदर गहराई में चले जाना कि नफा नुकसान को भूल जाए इंसान और अपनी तमाम तवानाइयां उस चीज में लगा दे, उसको सौदा कहते हैं, जनून कहते हैं। यानी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वेशन जिसको आप कहते हैं। ठीक है जी। तो सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, तमन्ना ख्वाहिश को कहेंगे। ठीक है जी। लेकिन उस तर्क मोहब्बत, तर्क मोहब्बत कहते हैं मोहब्बत को तर्क कर देना, छोड़ देना। ठीक है। अब आप जरा देखें, सर में सौदा भी नहीं, वो कहते हैं अब मुझ में पहले वाली जनून की कैफियत नहीं रही। बात किसकी हो रही है? ज़ाहिर है इश्क या मोहब्बत की हो रही है। इश्क मजाजी की गजल है। वो कहते हैं जो एक आशिक को मोहब्बत में जुनून होता है ना अपने महबूब के साथ, तो वो पहले वाला जुनून नहीं रहा। ठीक है। यानी वो मोहब्बत में पहली जैसी, आप सिंपल इसको शिद्दत समझ लें कि मोहब्बत में वो पहली जैसी शिद्दत नहीं है।
और दिल में पहले जो महबूब को पाने की तमन्ना थी अब वो उतनी नहीं है। ठीक है, यानी आप सिंपल कह ले, मोहब्बत का जोर कम पड़ गया, पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। दिल में महबूब की तमन्ना तो है लेकिन पहले जैसी नहीं रही। यानी एक तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने मोहब्बत से किनारा कशी कर ली, मैं मोहब्बत से एक तरफ हो गया, मोहब्बत तर्क कर दी। लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं लेकिन इस तर्क मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। वो कहते हैं मोहब्बत तो मैं तर्क कर चुका हूं लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं कि मैं मोहब्बत तर्क रखूं। यानी गोया आपको मिसाल दूं कि जब आग बुझ जाती है ना, आपको राख नजर आती है, बजाय राख है, लेकिन अगर उसमें आप कोई चीज हिलाए तो उंगलियां फेरे या कोई लकड़ी से चीज हिलाए तो उसके अंदर चिंगारियां मौजूद होती हैं। यानी ऊपर से लग रहा है राख हो गई है लेकिन उसके अंदर चिंगारियां मौजूद हैं। तो शायद यही कहना चाह रहा है कि बज़ाहिर तो यह लगता है कि मोहब्बत में पहली सी दीवानगी बाकी नहीं रही है, पहली जैसी ताल्लुक बाकी नहीं रहा, पहली जैसी ख्वाहिश बाकी नहीं रही। तो बज़ाहिर लग रहा है कि मोहब्बत तर्क हो गई, मोहब्बत छोड़ दी। लेकिन शायर कहता है ये दोबारा भी हो सकती है। क्यों? दिल में जड़ मौजूद है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जब कोई दरख्त होता है ना, घना दरख्त, आप दरख्त को काट भी देते हैं, बाजार सूख भी जाता है, लेकिन जड़ें उसकी मौजूद होती हैं, वो किसी भी वक्त भी दोबारा हरा हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सिंपल सा समझ आ गया होगा। मफहूम, अब मफहूम देखिए, यानी इस मफहूम क्या है? मोहब्बत के दायमी असरात, दायमी मुस्तकिल। मोहब्बत मरती नहीं है, मोहब्बत दब जाती है, मोहब्बत बज़ाहिर कमजोर पड़ जाती है लेकिन मोहब्बत मरती नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो मोहब्बत से दस्तबरदारी किया, दस्तबरदार विड्रॉ करना, छोड़ देना। मोहब्बत से दस्तबरदारी के बाद भी दिल में इसके असरात बाकी रहते हैं। किसके? मोहब्बत के। तशरीह में है, ज़ेर तशरीह शेर के मिसरे अव्वल में शायर बयान करता है कि ना तो उसके सर में कोई सौदा जुनून, जुनून बहुत ज्यादा क्रेज होना, शिद्दत होना, ना ही दिल में कोई तमन्ना है। यानी बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो मोहब्बत से दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं। ठीक है जी, यहां आप देखें लफ्ज सौदा से मुराद खारजी, ये गौर तलब बात है, सौदा से मुराद खारजी बैरूनी कैफियत, एक्सटर्नल एलिमेंट कह लें। ठीक है जी, लेकिन जो तमन्ना होती है वो दिल के अंदर होती है, वो इंटरनल एलिमेंट है। ठीक है, सौदा जुनून क्या है? बैरूनी कैफियत है, एक्सटर्नल है। लेकिन जो तमन्ना है वो अंदरूनी कैफियत है, इंटरनल है। ठीक है, तो बज़ाहिर ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के उलट लगते हैं। ठीक है, उलट का क्या मतलब? कि जहां जुनून होता है वहां ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि जुनून एक्सट्रीम होती है। ठीक है जी, तो बज़ाहिर ये लफ्ज़ के उलट लगते हैं, लेकिन शायर ने बड़े मंतकी अंदाज में इसको परखने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं तर्के मोहब्बत एक ऐसा फेल है जिसके लिए मजबूत, अभी मैं बात की वजाहत कर रहा हूं, जिसके लिए मजबूत इरादा दरकार होता है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं ये आपको नोट्स की शक्ल में लिखा नजर भी आ रहा है साथ साथ, ताकि अगर कोई मेरी बात आपको समझ ना आ रही हो तो आप लिखा भी देख सके। ठीक है जी, तर्के मोहब्बत करने के लिए मजबूत इरादा चाहिए, जबकि भरोसा ना होना कमजोरी की निशानी है। देखिए, जो चीजें जो मजबूत इरादे का हामिल होता है वो कमजोरी जाहिर नहीं करता, और जो कमजोर इरादे रखता है उसमें मजबूती नहीं होती। तो तर्के मोहब्बत एक ऐसा फेल है, वो कहते हैं जी सिगरेट नोशी नहीं छोड़ी जाती, मोहब्बत कैसे छोड़ी जाए? तो मोहब्बत को तर्क करना एक ऐसा फेल है जिसके लिए बड़ा मजबूत इरादा चाहिए। ठीक है, लेकिन जब खुद ही कह रहे हैं भरोसा भी नहीं, यानी वो इरादा जाहिर कर रहे हैं लेकिन उनको पता है कि मेरा इरादा इतना मजबूत नहीं है, कदम डगमगा रहे हैं, लिहाजा वो क्या कहते हैं, शायर को खुद भी अपना दावा नाकाबिले यकीन लगता है, लिहाजा शायर अपने आप को बेख्वाहिश और बेजुनून जाहिर कर रहा है, जो नामुमकिन सी बात है। यानी इरादा करे मोहब्बत तर्क करने का जिसके लिए मजबूत इरादा चाहिए, और वो मजबूत इरादा उनके पास है नहीं। कैसे नहीं है? वो खुद गोमगू का शिकार है कि भरोसा भी नहीं, तो भरोसा भी नहीं जाहिर कर रहा है कि कदम डगमगा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये वो तजाद है जो इन्होंने बयान किया। लिहाजा
اس تضاد کے بعد وہ اپنے تضاد کو خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ دعویٰ تو کر دیا عشق کے ترک کرنے کا، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ خود بھی اس دعوے پر قائم نہ رہ سکے۔ تو زیر تشریح شعر کا جو مصرع ثانی دوسرا مصرع ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ ترک محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن اپنے دعوے میں تضاد کی وجہ سے جو کنٹراڈکشن ہے باتوں کے اندر، انہیں خود بھی بھروسہ نہیں کہ قائم بھی رہ سکیں گے یا نہیں۔ تو یہ شعر انسانی نفسیات کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے، جو انسان کے اندر کشمکش چل رہی ہوتی ہے اندر، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ بہت دفعہ ہم کام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکتے۔ جس طرح میں آپ کو سمپل مثال دوں سگریٹ نوشی کی، بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں سگریٹ چھوڑ دیں گے لیکن نہیں چھوڑ پاتے۔ قدیم زمانے کی بات کریں تو شراب نوشی بہت ہوتی تھی، بڑا فیصلہ ہوتا تھا شراب ترک کرنے کا، نہیں کر پاتے تھے۔ تو آپ جب ایک ارادہ کر لیتے ہیں تو ارادے پہ قائم رہنے کے لیے مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے، جو شاعر کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے ترک محبت کا وعدہ تو کر لیا، عہد تو کر لیا، لیکن شاید میں اس عہد پہ قائم نہ رہ سکوں۔ اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ بظاہر عاشق کے دل میں جو عشق کی آگ ہے بجھ چکی ہے بظاہر، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے وضاحت کی، راکھ میں چنگاریاں موجود ہیں، کسی بھی وقت یہ عشق کی آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے، اور یہ وہ آگ ہے جو ایک دفعہ دل میں لگ جائے تو اس کو بجھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شاعر ترک محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ اپنے دعوے پہ قائم رہ سکے گا۔ تو یہ انسان کی جو اندر داخلی کشمکش چل رہی ہے، آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا زندگی میں ایسا ہوتا ہے، وہ ہاں نہ کی کیفیت، کبھی ہاں اور کبھی نہ، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو یہ گمگو کی کیفیت۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ سنتوں کی طرف آئیں، سنتیں آپ جانتے ہیں کہ وہ طریقے جن سے شاعر اپنے کلام کو خوبصورت بناتا ہے، تو اس میں ایک تو آپ سند تضاد دیکھ رہے ہیں، سودا اور تمنا۔ سودا خواہش، ٹھیک ہے جی، جس کے لیے آپ کو جنون چاہیے، اور تمنا خواہش کو کہتے ہیں۔ تو سودا اور تمنا ہے لیکن بھروسہ بھی نہیں ہے، تو یہ جو تضاد ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ شاعر نے اس شعر میں سنت تضاد کا خوبصورتی سے استعمال کیا۔ سنت لف و نشر، لف و نشر کیا ہوتا ہے جی؟ لف ہوتا ہے ویسے باندھنا، نشر ہوتا ہے کھولنا، تو یعنی باندھنا اور کھولنا۔ سنت کہاں یوز ہوتی ہے؟ دیکھیں، شاعر پہلے مصرعے میں ایک بات کرے، ٹھیک ہے جی، اور پھر دوسرے مصرعے میں اس کو کھول دے، یعنی پہلے مصرعے میں ایک بات کلوز کرے اور دوسرے میں ڈسکلوز کر دے، پہلے میں ایک بات کو پوشیدہ رکھے اور دوسرے میں اسی بات کو کھول دے، یعنی پہلے مصرعے کی تشریح دوسرے مصرعے میں کر دے، تو اس کو کہتے ہیں ہم سند لف و نشر۔ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مصرعے میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ترک محبت کا وعدہ کر رہا ہے، عہد کر رہا ہے، اور دوسرے میں کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں نے وعدہ تو کر لیا لیکن قائم رہ نہیں سکوں گا۔ تو آپ کہیں گے کہ یہاں شاعر نے اس شعر میں سنت لف و نشر کا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ شعری حوالات دیکھیں جی، جب تک آپ اچھے ریفرنس کے شعر نہیں لکھیں گے آپ کو کبھی بھی اچھے نمبر نہیں مل سکتے۔ تو شعری حوالات میں آئیں، ناصر کاظمی کا شعر ہے جی، بڑا خوبصورت سا۔ اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود، اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی، یعنی دل سے محبوب کی یاد کی شدت کم تو ہو سکتی ہے، بھلایا نہیں جا سکتا محبوب کو، وہ بات ہو۔ اور دیکھیے فراقی کا شعر ہے، کہتے ہیں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اسی غزل کا شعر ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، وہی گمگو کی کیفیت ہے۔ اور شعر دیکھیں جی، یہ پیر صاحب ہے، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں، گولڈا شریف والے آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا شعر ہے، کہتے ہیں بے سبب ترک تعلق کا بڑا رنج ہوا، بے سبب ترک تعلق کا بڑا رنج ہوا، لاکھ رنجش سہی ایک عمر کا یارانہ تھا، یعنی یوں تعلق نہیں ختم کیا جا سکتا کیونکہ اس کی جڑیں دل کے اندر ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے بشیر بدر کا خوبصورت شعر، وہ کہتے ہیں
وہ بڑا رحیم و کریم ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے, مجھے یہ صفت بھی عطا کرے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے, مجھے یہ صفت بھی عطا کرے. تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. دیکھیں بدنیت ہی دیکھیں کہ اگر میں اپنے محبوب کو بھولنے کی دعا بھی کروں نا تو اللہ تو نے دعا قبول نہیں کرنی, میری دعا میں اثر پیدا نہیں کرنا. یعنی شاعر بظاہر کہہ رہا ہے محبوب کو بھلا دوں گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبوب کی محبت اس کے دل میں اتنی گہری ہے کہ وہ اس کو بھلا نہیں سکتا. جی جناب, یہ ہوئی پہلے شعر کی تشریح, اور اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آگے اب دوسرے شعر کی طرف. دوسرے شعر جی, دل کی گنتی نہ یہ گانوں میں نہ بیگانوں میں, دل کی گنتی نہ یہ گانوں میں نہ بیگانوں میں, لیکن اس جلوہ گاہ ناز سے اٹھتا بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, کون نہیں اٹھتا؟ دل کی بات ہو رہی. یہ گانا کہتے ہیں سچا دوست, قریبی ساتھی. قریبی ساتھی سچے دوست کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ گانا, کلوز فرینڈ. بیگانہ کیا ہوتا ہے؟ غیر ناواقف, یعنی ایک دوسرے کی الٹ ہے. یہ گانا اپنا, بیگانہ غیر. تو کہتے دل کی گنتی نہ یہ گانوں میں نہ بیگانوں میں, کہ دل کو نہ اپنوں میں گنا جاتا ہے نہ پرایوں میں گنا جاتا ہے, نہ اپنا نہ پرایا, لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں. جلوہ گہے جگہ کہہ لیں, مقام کہہ لیں, ناز محبوب کے لیے کہا جا رہا ہے. تو جلوہ گہے ناز یعنی محبوب کے دیدار کا مقام. اب سمپل کہہ لیں محبوب کی محفل. اب شعر کو سمجھیں, شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ محبوب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن نہ تو شاعر کو محبوب اپنوں میں شمار کرتا ہے نہ بیگانوں میں شمار کرتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی گنتی میں شمار نہ کرنا, تو یہ وہی مطلب ہے. وہ کہتا ہے کسی گنتی میں بھی میرا شمار نہیں ہے محبوب کی محفل میں, نہ میں اپنوں میں شمار ہوں نہ میں غیروں میں شمار ہوں, لیکن اس کے باوجود میرا جی نہیں چاہتا کہ وہاں سے اٹھ جاؤں. دیکھیے آپ کسی محفل میں بیٹھے, اگر آپ کی قدر نہ ہو, آپ کو ریکوگنائز نہ کیا جائے, آپ کو پروٹوکول نہ دے, تو انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ جس محفل میں میری قدر نہیں وہاں میں کیوں بیٹھوں. وہ اپنی توہین سمجھتا ہے انسان. لیکن یہاں بات الٹ ہے. شاعر کو احساس ہے کہ محبوب کی محفل میں نہ مجھے اپنوں میں گنا جاتا ہے نہ مجھے غیروں میں گنا جاتا ہے, مجھے کوئی ویٹیج نہیں جاتا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ محبت میں اتنا بے بس ہے, وہ وہاں سے اس کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا, حالانکہ اس کا دل جانتا ہے کہ یہاں اس کی کوئی وقت نہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مفہوم کیا ہوا؟ غیر یقینی تعلقات. تعلق کی غیر یقینی حالت میں بھی محبوب کی قربت کی خواہش باقی رہتی ہے, یہ اس کا مفہوم ہوا. تشریح میں آئی تو شاعر اپنے دل کی کیفیات اس میں بیان کر رہا ہے کہ محبوب کی محفل میں نہ تو اس کا شمار اپنوں میں کیا جاتا ہے نہ غیروں میں, بلکہ اسے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن اس طرح نظر انداز ہونے کے باوجود بھی اس کا دل نہیں کر رہا اس محفل سے اٹھنے کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تعلقات کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو مکمل طور پر جڑا ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل طور پر ٹوٹا ہوتا ہے. یا گانا اور بیگانہ, یعنی بالکل دو متضاد کیفیات کو یہاں شاعر نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور جلوہ گہے ناز ایک بہت خوبصورت استعارے کے طور پہ یوز ہوا. استعارہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ کو حقیقی معنوں میں استعمال نہ کرنا, یعنی اس کی لغوی معنی تو کچھ اور ہو لیکن ہم کسی اور معنوں میں استعمال کریں, تو بہت خوبصورت انداز سے اس ٹرم کو استعمال کیا گیا. شاعر بیان کرتا ہے کہ اس کا دل کسی گروہ سے وابستہ نہیں ہے, وہ محبوب کے انکار سے بھی دستبردار نہیں ہو پا رہا. محبوب کا انکار کیا؟ جلوہ گہے ناز میں, یعنی محبوب کی محفل میں جب محبوب اس پہ توجہ نہیں دے رہا تو انکار کا معنی ہو گیا نا. تو انکار کے باوجود بھی وہ دستبردار نہیں اور ابھیڈرا نہیں کر رہا, یعنی اس کے باوجود بھی اس کا وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا. یہ شعر انسانی نفسیات کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے, اور اس کو آپ عملی زندگی میں دیکھیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے, ہم کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے. تو یہاں بھی ایک عاشق یعنی شاعر اپنے دل کی کیفیات کا بیان کر رہا ہے
کہ نہ تو اس کو اپنوں میں شمار کیا جاتا ہے نہ ہی بیگانوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ابھی ایک اور بات نوٹ کریں، کسی کو اپنا سمجھا جائے تو یہ ایک تعلق کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بیگانہ سمجھا جائے تو یہ بھی تو ایک تعلق ہے نا، بیگانگی بھی ایک تعلق ہوتی ہے، لیکن وہ اس اگلی بات کر رہا ہے کہ مجھے تو ایون وہ غیروں میں بھی شمار نہیں کرتے۔ اپنوں میں شمار کرنا ایک تعلق ہے، غیر سمجھنا بھی ایک تعلق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے تو غیر بھی نہیں سمجھا جا رہا، یعنی بالکل ایک لا تعلقی والا سلسلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے محبوب کی محفل میں، لیکن وہ دل سے مجبور ہے، دل سے مجبور ہے، اٹھنا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں پا رہا۔ تو یہ جو اندرونی کیفیات ہوتی ہے نا، اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ ادبی صنعتیں دیکھیں تو وہی صنعت تضاد ہے، یگانہ اور بیگانہ بالکل متضاد لفظ ہیں، اپوزٹ ورڈز ہیں، لیکن شاعر نے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا۔ جلوہ گہ ناز یہ صنعت استارہ ہے اور بہت خوبصورت استارے کے طور پہ یہاں استعمال ہوا۔ حوالے کے اشعار دیکھیں جی، احمد فراز کا شعر ہے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا۔ اس کی وہ جانے یعنی محبوب کی بات، یہ اس کا معاملہ ہے نا، یہ اس کا کنسرن ہے۔ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھائے جاتے۔ یعنی اگر محبوب نے بے وفائی کر بھی دی تو محبوب کا مسئلہ تھا، تم کو تو وفا کرنی چاہیے تھی نا، یعنی عاشق کو تو وفا کرنی چاہیے، محبوب بھلے بے وفائی کرے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیے احمد مشتاق کا خوبصورت شعر، موسم گل ہو کہ پتجھڑ ہو بلا سے اپنی، ہم کے شامل ہیں نہ کھلنے میں نہ مرجھانے میں۔ لا تعلقی پہ دیکھیں نا، ایک تو موسم گل ہوتا ہے تو پھول کھلتے ہیں، موسم خزاں آتا ہے تو پھول مرجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ کھلنے سے نہ مرجھانے سے، تو لا تعلقی پہ خوبصورت شعر۔ عزیز حیدرآبادی کا شعر دیکھیے، اس نے سن کر میری بات ٹال دی، اس نے سن کر میری بات ٹال دی، الجھنوں میں اور الجھن ڈال دی، یعنی پہلے بھی الجھا ہوا تھا لیکن محبوب نے میری توجہ نہ دی، میری الجھن کو مزید بڑھا دیا۔ ماہر القادری کا شعر دیکھیے جو نعت کے خوبصورت شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں، سناتے ہو کسے احوال ماہر، سناتے ہو کسے احوال ماہر، وہاں تو مسکرایا جا رہا ہے، وہاں تو مسکرایا جا رہا ہے، یعنی جس کو سمپل آئی ڈونٹ کیئر والی کیفیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اپنے حوالے کے اشعار دیکھیں۔ اچھا جی، پہلی ویڈیو میں ذرا بھول گیا تھا آپ کو فراق گورکھپوری کی ویڈیو دکھانا، ٹھیک ہے جی، تو آئیے آپ دیکھیں فراق گورکھپوری کیسے انسان تھے، بڑا زندہ دل انسان تھے، محفلوں میں بیٹھنے والے، محفلوں کی جان، خود بھی بڑے زندہ دل تھے اور ان کی موجودگی میں کہکے لگتے تھے۔ تو آئیے ذرا فراق صاحب کو خود دیکھیں اور سنیں۔ بنارس میں ایک مکان کو کوئی کرائے پر نہیں لیتا، ایسا خیال تھا کہ اس میں بھوت رہتے، تو ایک شاعر نے کہا بھائی اب مکان مل ہی نہیں رہا، اللہ اسی کو لے لیں۔ وہاں وہ اتنا اپنا کلام سناتے تھے کہ بھوت بھاگ گیا اور مکان کرایہ دار ملنے لگے۔ جی جناب، یہ آپ نے فراق صاحب کو دیکھا، فراق صاحب کو سنا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ شاعر کی ویڈیو اویلیبل ہو تو آپ کو دکھا دوں۔ کہتے ہیں جی جب شاعروں نے اپنا کلام سنایا تو بھوت وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ تھے فراق گورکھپوری۔ میں پہلی ویڈیو میں یہ دکھا نہیں سکا تھا تو میں نے کہا چلیں جی دوسری ویڈیو میں کر دیتے ہیں۔ چلیں جی باقاعدہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تیسرے شعر سے، فراق گورکھپوری کے کلام کے۔ تیسرا شعر ہے جی، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہا اب تجھ سے، آہا اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں۔ آسان سے الفاظ ہے لیکن شعر خوبصورت ہے۔ رنجش ناراضگی کو کہتے ہیں۔ اچھا ہم بولتے ہیں ناراضگی، تو دیکھیں اس میں گاف نہیں ہے، لفظ اصل میں ناراضی ہے، جس کو ہم نارملی ناراضگی بولتے ہیں۔
तो नाराज़ी कदूरत यानी दिल में फासला होना रंजिश होता है। आह अफसोस का इजहार, दुख का इजहार, बेवजह बिला वजह। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते दोस्त। देखिए, अगर कोई हमसे मेहरबानी से पेश आ जाए, ज़रा मुस्कुरा के देख ले, अच्छे अंदाज से देख ले, हमें फौरन गलत फहमी हो जाती है कि इन्हें हमसे मोहब्बत हो गई है। किसी का हंस के बुला लेना, किसी का मुस्कुरा के देख लेना, किसी का सिर्फ मेहरबानी से देख लेना मोहब्बत नहीं होती। हमें उस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। तो ये वही बात की जा रही है, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते है दोस्त, आह मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। अब ये दूसरा शेर बड़ा खूबसूरत है। देखिए, दोस्ती एक ताल्लुक होता है, दुश्मनी भी एक ताल्लुक होता है। ठीक है जी। रंजिश, रंजिश नाराज किससे? अपनों से हुआ जाता है ना। अगर कोई मेरा अपना होगा, मुझे कोई बात बुरी लगेगी, मैं उससे नाराज हो जाऊंगा किसी वजह से। लेकिन जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उससे तो मैं नाराज नहीं होगा ना, क्योंकि नाराज वहां हुआ जाता है जहां ताल्लुक हो। ठीक है। तो रंजिश होता है नाराजी होना। तो रंजिश, किसी के साथ रंजिश होना भी एक ताल्लुक की निशानी है। लेकिन वो कह रहा है आह मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं, कि अब तो महबूब मुझसे रंजिश भी नहीं करता, यानी मेरा महबूब मुझसे नाराज भी नहीं होता, मतलब लाताल्लुक सा हो गया। देखिए, जो हमारी केयर करेगा वो हमसे नाराज भी होगा, उसको हमारी बात बुरे भी लगेगी। लेकिन एक होता है ना कि बिल्कुल लाताल्लुक सा हो जाना कि अच्छा जो मर्जी करो, जो मर्जी कहो, जो मर्जी करो, आई डोंट केयर वाला स्टाइल। तो ये उसी को कहा जा रहा है रंजिश बेजा, कि मेरा महबूब तो मुझसे नाराज भी नहीं होता, कि ऐसा क्या हुआ कि अब वो मुझसे नाराज भी नहीं होता। ठीक है जी। तो अब मफहूम देखें। पहली बात, मोहब्बत, इसका मफहूम है मोहब्बत और मेहरबानी में फर्क। मेहरबानी और चीज होती है, मोहब्बत और चीज होती है। सिर्फ मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। मोहब्बत में शिद्दत और जज्बात की जो कमी है ना, वो बाहमी ताल्लुकात को बेमानी बना देती है। ये होगा इस शेर का मफहूम। जी, इस इब्तदाई मफहूम के बाद अब आते हैं हम तशरीह की तरफ। तो जिस तरह आपको पहले ज़बानी बता चुका हूँ, ज़ेर तशरीह शेर के मिसरे अव्वल में शायर अपने किसी करीबी दोस्त से, अच्छा अपने दोस्त से बात कर रहा है, दोस्त को बता रहा है। खुद कलामी भी हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है दोस्त से बात कर रहा है। दोस्त को मुखातिब करते हुए कहता है कि महज मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। शायर मोहब्बत और मेहरबानी के दरमियान फ़र्क की वजाहत करता है कि मेहरबानी एक सतही जज्बा है, छोटा मामूली जज्बा है, और इससे करीबी ताल्लुक का इजहार नहीं होता, जबकि मोहब्बत एक गहरा और पेचीदा तजर्बा है और एक ख़ास ताल्लुक को जाहिर करता है। लिहाजा सिर्फ मेहरबानी को ही मोहब्बत नहीं समझना चाहिए। लेकिन अक्सर इस गलत फहमी का शिकार होते हैं, वो उसी को ही मोहब्बत समझ लेते हैं। सो ज़ेर तशरीह शेर के मिसरा सानी में, दूसरे मिसरे में शायर बयान करता है कि महबूब तो उससे बेजा रंजिश भी नहीं रखता, जिससे उसकी लाताल्लुकी का इजहार होता है। यानी जब बाहमी ताल्लुकात में पहली जैसी शिद्दत बाकी नहीं रहती, तो फिर क्या है, महबूब अपने आशिक से नाराज और लाताल्लुक सा हो जाता है। और इस शेर में इसी बात की ही वजाहत की गई है। अब यहां एक बात नोट करें, रंजिश बेजा की तरकीब बड़ी बेमायनी है। बेजा बिला वजह, यानी अगर रंजिश किसी वजह से हो, रंजिश बाजा कहेंगे, ज़ाहिर है बेजा क्वालिटी बनेगा, तो वो एक ताल्लुक ज़ाहिर होता है। लेकिन रंजिश बेजा का हो तो वो एक बड़ी बेमायनी सी बात है, यानी बिल्कुल ला ताल्लुक। तो वो कहते हैं जी मेरा महबूब मुझसे बिल्कुल ला ताल्लुक सा हो गया है। ठीक है जी, ये शेर था। सनत देखें तो इसमें एक सनत तजाद इस्तेमाल हुई है, यानी एक तरफ तो लफ्ज़ आया है मेहरबानी, एक आया है रंजिश। मेहरबानी अपनों के साथ होती है, रंजिश, मेहरबानी ताल्लुक को कहते हैं, रंजिश ताल्लुक टूटने को कहते हैं। तो यहाँ सनत तजाद का इस्तेमाल है, सनत खताब का इस्तेमाल है, ए दोस्त कह के, नहीं मुखातिब करना, एड्रेस करना। हवाले के इशार में आए जी,
अहमद फराज का खूबसूरत शेर, वो कहते हैं तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। तकल्लुफ यानी मुरव्वत लिहाज, जाहिर दुनियादारी। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। यानी जो हाथ मिला ले आपको दोस्त हो गया, वो एक अलग बात है। साहिल लुधियानवी का खूबसूरत शेर देखें, जो इस शेर को बड़ा अच्छे तरह से एक्सप्लेन करता है। वो कहते हैं, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूं, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूं, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। तबस्सुम मुस्कुराना, तकल्लुम बोलना, मैं भी आपको, उनका स्टाइल ही यही हो कि मुस्कुरा के बात करते हो, और मुझे लग रहा है पता नहीं मुझसे मोहब्बत कर बैठे हैं। और देखें अतुल अजनबी का शेर, वो कहते हैं, मैं उसको दोस्त समझने लगा मगर मुझको, मैं उसको दोस्त समझने लगा मगर मुझको वो दुश्मनों में अब भी शुमार करता है। मैं जिसको दोस्त समझता हूं वो मुझे दोस्त नहीं दुश्मन समझता है। जमील मलिक का शेर देखें, हमसे कोई ताल्लुक खातिर है तो उसे, हमसे कोई ताल्लुक खातिर है तो उसे, वो यार बावफा न सही बेवफा तो है। नहीं, देखिए जहां बावफा होना एक ताल्लुक होता है, बेवफाई भी एक ताल्लुक होता है, लेकिन यहां तो क्या बात हो रही है, महबूब ने सारे ताल्लुक तोड़ दिए हैं। जून एलिया का खूबसूरत शेर देखिए, वो कहते हैं, मुझको कोई टोकता भी नहीं, मुझको कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। खानदान के बड़े टोकते हैं ना, लेकिन मुझे कोई टोकता भी नहीं, यानी गोया कि मुझे खानदान में शुमार ही नहीं किया जाता, तो खानदान मुझसे लाताल्लुक सा हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले शेर की तरफ बढ़े जी, शेर नंबर 4। एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। ठीक है जी, ये ठीक है कि बाज़-औक़ात इंसान मुश्किलात में घिरा होता है, परेशानियों में घिरा होता है, दुखों में घिरा होता है, तो गर्दिश ज़माना का शिकार होता है, तो महबूब की याद में कमी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो महबूब को भूल गया है। मुश्किलात का शिकार है, ज़माने की चीरा-दस्तियों का शिकार है, मसाइब ज़माना का शिकार है, भूला हुआ है। लेकिन जब भी शायर कहता है, यानी आशिक कहता है कि जब भी फुर्सत के लम्हात मुयस्सर आते हैं तो महबूब की याद आती है, महबूब को भूला नहीं हूँ। वो ये कह रहा है शायर कि मैं महबूब को भूला नहीं हूँ, हाँ मुश्किलात ज़माना का शिकार हो गया हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि महबूब को मैं फरामोश कर बैठा। ठीक है जी, तो मफहूम क्या है इसमें, दरअसल महबूब की यादें बताई जा रही हैं, और मैंने मज़ीद वज़ाहत कर दी कि महबूब की यादें वक्त के साथ मद्धम तो हो सकती हैं मगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने आपको ये पिछले शेर की तशरीह में बताया था कि जो घना दरख्त होता है ना, वो अगर सूख भी जाए, काट भी दिया जाए, जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो दोबारा फिर सरसब्ज हो जाता है, कटा हुआ दरख्त दोबारा निकल आता है। तो यही हाल होता है मोहब्बत का। मोहब्बत में दिल में मोहब्बत हो, याद में कमी तो हो सकती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। ठीक हो गई जी। तो ज़ेर तशरीह शेर के मिसरे अव्वल में शायर क्या बयान कर रहा है यहाँ कि तवील अरसे से महबूब की याद नहीं आई, लेकिन ये कहना कि हमने उसे भुला दिया है तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। ये शेर इंसानी दिल की अंदरूनी कैफियत को बयान करता है जिसमें महबूब की याद मौजूद है। यहाँ मुद्दत का लफ्ज़ ज़माने की तवालत को ज़ाहिर करते हैं, एक मुद्दत, बहुत अरसा, लॉन्ग टाइम। याद का ना आना ज़ाहिर में बेरगबती ज़ाहिर करता है, यानी बज़ाहिर ये लगता है महबूब को भूल गया, हालांकि ये बात है नहीं। ज़ेर तशरीह शेर के मिसरा दोम, दूसरे मिसरे में शायर बयान करता है कि महबूब की यादें दब तो जाती हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं कि आशिक अपने महबूब को भूल जाए। ये कैफियत आर्जी तो हो सकती है लेकिन मुस्तकिल तौर पर महबूब को भुलाया जाना मुमकिन नहीं होता। इंसानी नफ्सियात के हामिल इस शेर में बड़ी उम्दगी से बयान किया गया है कि दिल में
बसी महबूब की यादों को यकसर भुलाना, यानी मुकम्मल भुलाना मुमकिन नहीं होता। हाँ, बाज़ औक़ात कुछ दुनियावी मसाइल हैं, परेशानी है, दुख है, तो वक्ती तौर पर महबूब की याद के नक्श धुंधले तो हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि मैं महबूब को भूल गया हूं, ये मुमकिन नहीं होता। इस शेर में बताया गया है कि इंसान चाहे मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाए, विड्रा कर दे, लेकिन दर हकीकत दिल उसका महबूब की मोहब्बत में बसा ही होता है। और जो ही आशिक को फुर्सत के लम्हात मुयसर आते हैं तो फिर महबूब की यादों में, महबूब की बातों में खो जाता है, और फिर विसाल यार यानी महबूब से मिलने की ख्वाहिशें दिल में अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं। लिहाजा आशिक हालात की सख्तियों की वजह से वक्ती तौर पर तो महबूब की याद से गाफिल हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर महबूब को भुलाना उसके लिए नामुमकिन होता है। यहाँ सनद इस्तदराक इस्तेमाल हुई है। सनद इस्तदराक का मतलब होता है कि जहाँ ऐसी बात जो सोचने पे मजबूर कर दे, जिसमें सोचो बचार करना पड़े, तो आप देखिए इसमें सनद इस्तदराक का शायर ने खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। हवाले के इशार में आए नासिर काज़मी का खूबसूरत शेर, ऐ दोस्त हमने तर्क के ताल्लुक के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। फैसला फरमाते हैं, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, यानी दूर हो गया मैं तेरी याद से, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। रोजगार जमाने को कहते हैं, यानी जमाने के गमों ने इस तरह घेरा कि दिल से महबूब की याद मध्यम पड़ गई। मिर्जा रफी सोदा का शेर देखिए, फिक्रे मुआश इश्क बुता याद रफ्तगा। मुआश रोजी रोटी कमाना, इश्क बुता महबूब का याद रफ्तगा माजी की यादें। फिक्रे मुआश इश्क बुता याद रफ्तगा, इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे। देखिए क्या 3 दफा आ गया, इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे। तो कितना खूबसूरत लफ्जों का इस्तेमाल। अतुल अजनबी का शेर, वो कहते हैं, एक थकन कुव्वत इजहार में आ जाती है, एक थकन कुव्वत इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। और बड़ा खूबसूरत शेर है इस गजल का, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती। ये वो अतुल अजनबी। ठीक है जी, तो ये चौथा शेर मुकम्मल हुआ जी। अब बढ़ते हैं मैं 5वें शेर की तरफ। कहते हैं जी, यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, मगर है दोस्त कुछ ऐसाओं का ठिकाना भी नहीं। हंगामे उठाना, झगड़ा करना, वावेला करना, फसाद करना, शाउट करना, ऐसों का, इस तरह के लोगों का। किस तरह के लोगों की बात हो रही है? जो इश्क करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं। ठिकाना होना, पनाहगाह होना, यानी किसी चीज का अपना मुस्तकिल वजूद होना। ठिकाना सिर्फ घर को नहीं कहते, ठिकाना पनाहगाह, यानी जो चीज अपना मुस्तकिल वजूद रखती है उसको ठिकाना कहते हैं। लेकिन यहां कहा जा रहा है, मगर है दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं, यानी कोई ऐसों का मुस्तकिल वजूद नहीं होता। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि वो, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं होता, उनकी मुस्तकिल पनाहगाह नहीं होती, तो फिर ऐसों का भरोसा भी नहीं है। यानी पहले क्या कहा गया कि इश्क करने वाले लोग हंगामे नहीं करते, लेकिन फिर कह दिया कि कर भी सकते हैं। पहली बात क्या कि इश्क करने वाले लोग तो पुरसुकून होते हैं, झगड़ालू नहीं होते, झगड़ा फसाद नहीं करते, लेकिन उनका भरोसा भी नहीं है। यानी ठिकाना भरोसे के मेनू में भी आ सकता है। ठीक है जी, यानी उनको कुछ पता नहीं, क्योंकि उनका अपना कोई मुस्तकिल वजूद नहीं है, कोई उनकी अपनी मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, लिहाजा उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है कि वो अपने वादे पे कायम रहें या ना रहें। ठीक है, तो मफहूम देखिए,
محبت میں کچھ لوگ اپنی زندگی کا سکون اور ٹھکانہ تک کھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دو مفہوم ہو گئے. ایک مفہوم تو یہ ہوا کہ جو محبت کرتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ تک کھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بے گھر ہوتے ہیں, عشق بے در کر دیتا ہے, عشق بے گھر کر دیتا ہے. شعر یاد آیا, عشق بے در کرے عشق بے گھر کرے, عشق بے در کرے عشق بے گھر کرے, سچ ہے عشق کا کوئی ٹھکانہ نہیں, ہم جو کل تک ٹھکانے کے تھے آدمی آپس سے مل کے کیسے ٹھکانے لگے. ٹھیک ہے, معذرت شاید مصرع تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ایک مطلب تو یہ ہوا کہ محبت کرنے والوں کو کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا, یعنی برباد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی عشق, وہ بچے شعر لکھتے نا بڑی وہ شوق سے, اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا, اس سے بات آ گئی. تو ایک تو یہ ان کو کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا, بے گھر ہو جاتے ہیں, بے در ہو جاتے ہیں. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی ہنگامہ کھڑا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں مطلب ہو سکتا ہے, دونوں ہی لکھیں گے آپ. یوں بھی لکھیں گے کہ اس شعر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بے گھر اور بے ٹھکانہ ہوتے ہیں, اور کہیں گے اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا. تو دونوں مفہوموں میں آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو تشریح میں آئی. اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ عام طور پر عشق کے جو دیوانے ہوتے ہیں وہ ہنگامہ کھڑا نہیں کرتے, مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ٹھیک ہے جی, تو اب یہاں دیکھیں دو کیفیتیں آ گئی کہ ایک تو وہ بے گھر ہیں, بے ٹھکانہ ہے. تو عام طور پہ ہم کہیں گے ہنگامہ نہیں کرتے, لیکن ان کا بیچاروں کو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا, اور پھر کیونکہ وہ بے ٹھکانہ ہے تو اس وجہ سے ان کو کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا. وہ حالت دیوانگی میں ہے نا, تو دیوانہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, تو کوئی اتنا بھروسہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس شعر کے الفاظ پہ غور کریں تو آیا ایسوں کا. اب ایسوں کا کیا مطلب؟ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں, یا ایسوں سے مطلب وہ جو غیر معمولی عاشق ہوتے ہیں, یعنی عام عاشق کی بات نہیں ہو رہی, یہ اس عاشق کی بات ہو رہی ہے جو عشق میں, محبت میں گھر بار ٹھکانہ سب کچھ تباہ برباد کر بیٹھا ہے. تو یہ عام عاشقوں کی بات نہیں ہو رہی, یا غیر معمولی عاشقوں کی بات ہو رہی ہے. مجنو گورکھپوری کا شعر سنیں, وہ کہتے ہیں ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجنو, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجنو, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. تو یہ کوئی آسان تو نہیں ہوتا عشق محبت کی وادی میں قدم رکھنا. تو یہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ ایسوں سے مراد غیر معمولی عاشق ہیں, اور جو غیر معمولی انسان ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت کو غیر معمولی حرکت بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس شعر میں دو متضاد رویے آ گئے. ٹھیک ہے, ایک طرف تو کہا گیا کہ وہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی, مطلب وہ اپنی بات دل میں رکھتا ہے, اپنے آپ کو قومی سطح پہ نمایاں نہیں کرتا, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ان کو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی ٹھکانہ بھی نہیں ہے, گھر بھی نہیں ہے, یہ مطلب بھی ہے, بھروسہ بھی نہیں ہے, یہ مطلب بھی ہے. کیونکہ عشق کے دیوانے جو ہوتے ہیں نا بظاہر تو پرسکون نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں, سماج میں وہ اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی ساری توانائیاں وقف کر دی ہوتی ہیں عشق کے لیے. وہ جو محنت روزی روٹی کے لیے کرنی چاہیے, اسکل ہنر پہ کرنی چاہیے, پیسہ کمانے پہ کرنی چاہیے, لیکن ایک عاشق کی ساری توانائیاں محبت میں صرف ہو جاتی ہیں. سو وہ معاشرے میں اس طرح جگہ بنا نہیں پاتے, ان کا معاشرے میں وہ ٹھکانہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. ہم جو کل تک ٹھکانے کے تھے آدمی, ہم جو کل تک ٹھکانے کے تھے آدمی آپ سے مل کے کیسے ٹھکانے لگے. تو یہ وہ بات ہو گئی. صنعت دیکھیں, صنعت طباق کا استعمال ہوا. صنعت طباق کو صنعت تضاد بھی کہتے ہیں, یعنی جہاں دو مختلف اپوزٹ باتیں آ جائیں تو صنعت طباق کہیں گے اسے. ایک طرف تو کہا گیا ہنگامے نہیں اٹھاتے, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ٹھکانہ بھی نہیں. تو متضاد باتیں ہو گئی نا دو, کہ ایک طرف ہے وہ کچھ نہیں کرتے, اور دوسری بات ہے کچھ کر بھی سکتے ہیں. صنعت خطاب آ گئی کیونکہ اے دوست کہہ کے مخاطب کیا گیا. حوالے کے اشعار پہ آ جائیں جی. مرزا غالب جو
यकीनन उर्दू गजल के सबसे बड़े उस्ताद, सबसे बड़े शायर कहते हैं, बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ, बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। यानी जो आशिक होता है बेचारा मजनू भी तो होता है ना, उसे अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं, क्या पता किस टाइम क्या कह दे, क्या कर बैठे, उस तरफ इशारा। इब्राहिम ज़ौक़ का शेर सुने, कहते हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दे, मुबालगा है इसमें, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। ठीक है, यानी जब वो रोने पे आता है तो बेशुमार बात वही है कि आशिक दुखी है, खामोश रहे तो खामोश रहे, और रोने पे आए तो फिर वो जो बंद होता है आंसुओं का वो टूट जाता है। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का शेर देखें, कहते हैं, मेरे पहलू में नहीं आपकी मुट्ठी में नहीं, मेरे पहलू दिल, मेरे पहलू में नहीं आपकी मुट्ठी में नहीं, बेठिकाने हैं बहुत दिन से ठिकाना दिल का। तो दिल भी बेठिकाने होता है आशिक का। अनवर देहलवी का शेर देखें, उनसे हम लो लगाए बैठे हैं, उनसे हम लो लगाए बैठे हैं, आग दिल में दबाए बैठे हैं। बात समझे, दिल में दबाए बैठे हैं, अभी तो आग दिल में दबी हुई है, लेकिन किसी भी वक्त चिंगारी भड़क भी सकती है। ठीक है जी, किसी वक्त चिंगारी भड़क भी सकती है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ऐसों का ठिकाना भी नहीं किस सेंस में आया। अगले शेर में चले जी, शेर नंबर 6। ऐसे याद हमी गुल है हमी बुलबुल है, ऐसे याद हमी गुल है, हमी यानी हम ही, गुल है हमी बुलबुल है, तूने कुछ आहा सुना भी नहीं देखा भी नहीं। सयाद कहते हैं जी शिकारी को, जंगल में परिंदों का, मासूम जानवरों का शिकार करने वाला। तो उसको मुखातिब करके कहा जा रहा है, सयाद हम ही गुल है, फूल भी हम है और बुलबुल भी हम है। देखिए, गुलिस्तान में दो बुनियादी चीजें यानी शायराना तौर पे कहा जाती हैं, फूल और बुलबुल। गुलशन का, बाग का वजूद फूलों से और बुलबुल से है। तो शायर कहते हैं बुलबुल भी हम है और फूल भी हम है, गोया इस गुलशन की सारी खूबसूरती हमारे दम कदम से है, हमसे ही है। तूने कुछ सुना भी नहीं देखा भी नहीं, लेकिन अफसोस तूने हमारी तरफ तवज्जो ना दी। अफसोस का अफसोस का इज़हार। अब जरा बात समझें, यह सयाद किसको कहा जा रहा है? महबूब को कहा जा रहा है। देखिए, सयाद कौन होता है? जो शिकार करता है। तो उर्दू की रिवायत भी यही है कि महबूब भी जालिम होता है, महबूब भी संगदिल होता है। जिस तरह सयाद शिकारी तीर चला के अपने शिकार करता है और जिसको शिकार करता है तड़पाता फड़काता है, महबूब भी ऐसे ही अपने आशिक को तड़पाता है, फड़काता है और अपने आशिक को यूं ही अजियत में मुब्तला करता है। तो तंजन यहाँ जो महबूब है उसी को सयाद कहा जा रहा है। क्या महबूब तो गुलशन में तो आया, लेकिन तूने अफसोस हमारी तरफ तवज्जो ना की। हम तवज्जो के काबिल था, लेकिन तूने हमारी तरफ तवज्जो ना की, हालांकि फूल भी हम ही थे, बुलबुल भी हम ही थे। ठीक है जी। तो मफहूम देखिए, यानी आशिक को नजरअंदाज किया जाना, मोहब्बत करने वालों की कुर्बानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यानी महबूब तो, आशिक तो सच्ची मोहब्बत करता है महबूब से, लेकिन आम महबूब का रवैया ये होता है कि वो आशिक पर तवज्जो नहीं देता। ठीक है, यानी ये ज़हन में रखिएगा, मैं पहले भी बार बार जिक्र कर चुका हूँ, उर्दू गज़ल की रिवायत यही है कि आशिक की मोहब्बत तो सच्ची होती है, लेकिन जो महबूब है वो जालिब है, वो संगदिल है, वो आशिक की वफा के जवाब में बेवफाई करता है। तो इस उर्दू गज़ल की रिवायत को भी आप सामने रखेंगे। तशरीह में आए, शायर सयाद से मुखातिब होकर कहता है कि हम ही गुल हैं और हम ही बुलबुल हैं। तो रिश्ता मैंने आपको बताया, इश्क की रिवायात में महबूब ही सयाद है, वो भी शिकारी की तरह संगदिल है, बेरहम है। जिस तरह शिकार को शिकार करते हुए मासूम परिंदों पर रहम नहीं आता, वैसे ही जो शिकारी है वो भी बेरहमी से शिकार करता है, बिल्कुल महबूब की तरह संगदिल होता है। वो अपने आशिक को अजियत देता है
वो अपने आशिक को तकलीफ देता है और उसमें उसको लज्जत मिलती है अपने आशिक को तड़पा भड़का कर। यहां आप जरा नोट करें तो इस्ताराती जबान इस्तेमाल हुई है। इस्तारा क्या होता है? यानी एक लफ्ज को अपने असल मफहूम में इस्तेमाल ना करना, लफ्ज का बज़ाहिर मफहूम कुछ और हो लेकिन किसी और सेंस में इस्तेमाल करना। तो यहां भी इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। शायर अपने आप को खुद ही फूल कह रहा है, खुद ही बुलबुल कह रहा है। यानी वो कह रहा है कि इस पूरे गुलशन की बाकी रौनक हमारे दम कदम से थी, मगर अफसोस तुमने हमारी आह ना सुनी। हम आह करते रहे, हम दुख का इजहार करते रहे। अभी आह क्या है? महबूब का तवज्जो ना देना। आशिक की ख्वाहिश होती है महबूब उसकी तरफ तवज्जो दे, महबूब तवज्जो नहीं दे रहा तो उस दुख का इजहार है। तो शायर कह रहा है आह तुमने हमारा दुख ना देखा, हमें नजरअंदाज कर दिया। ये शेर एक मजमूई बेहिसी की तरफ इशारा भी करता है कि हमारे मुआशरे में जो भी बेहिसी मौजूद है, यानी मोहब्बत करने वालों की कदर नहीं की जाती। ठीक है जी। लिहाजा उसी तनाजुर में शायर शिकायत कर रहा है कि सयाद ने उसकी आह ना सुनी और उसकी तरफ ना देखा। जिस तरह मैंने भी आपको कहा, यह रिवायत फारसी गजल से आई है। फारसी गजल के ज़रिए असर उर्दू गजल की रिवायत भी यही रही है। महबूब कौन होता है? जो जालिम होता है, जो संगदिल होता है, जो अपने आशिक पर हमेशा जुल्म व सितम ही करता है, हमेशा उसके साथ बेरुखी से पेश आता है। तो ज़ेर तशरीह शेर में इसी गजल के रिवायती तस्वर को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। सनतों का इस्तेमाल देखें तो सनत इस्तारा इस्तेमाल हुई है। गुल और बुलबुल यहाँ इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। इस्तारा क्या होता है? मैंने भी आपको बताया, लफ्ज़ को अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल ना करना। तो ये अपने असल मायनों में नहीं आए, सनत तजाद है। आह सुनना और ना सुनना, तो तजाद मौजूद है। तो सनद तजाद का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। हवाले के इशार देखें जी। मिर्जा गालिब का बहुत खूबसूरत शेर इस हवाले से कहते, तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूं। मेरे महबूब तू मुझे भूल गया है, मैं बताऊं कौन हूं? मैं तुम्हें याद कराऊं मैं कौन हूं? तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूं, कभी फितराक में तेरे कोई नखचीर भी था। डिस्मेंट्स फितराक कहते हैं उस थैले को, चमड़े का थैला। शिकारी शिकार करता है ना, तो यूं कमर पे थैला डाला होता है, वो शिकार करके थैले में डालता जाता है जख्मी परिंदों को। तो उस थैले को, शिकारी के थैले को कहते हैं फितराक। और नखचीर कहते हैं जख्मी तड़पता हुआ परिंदा। जब वो थैले में डाल रहा होता है ना, तो वो परिंदा फड़फड़ा रहा होता है, तड़प रहा होता है। उस फड़फड़ाने को कहते हैं की कैफियत को नखचीर कहते हैं। तो शायर कहता है तुम्हें याद करो, मैं वही हूं, तेरे तेरे शिकारी थैले में तड़पता हुआ परिंदा। यानी मेरे महबूब तो मुझे बहुत तड़पाया। तो अब मैं शेर दोबारा पढ़ता हूं, आपको लुत्फ आएगा। तू मुझे भूल गया हो तो पता बतला दूं, कभी फितराक में तेरे कोई नखचीर भी था। इकराम आरफी बड़े मेहरबान दोस्त हैं हमारे, और उनका बड़ा खूबसूरत शेर कहते हैं, हम ही मरे थे अहले मोहब्बत की जंग में, हम ही मरे थे अहले मोहब्बत की जंग में, जब गिनतियां हुई तो मरे और लोग थे। यानी हमारी कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया गया, हमें टोटली निगलेक्ट कर दिया गया, फरामोश कर दिया गया। फिर शायद का शेर देखें, हम ही से है ये रौनके बज़्मे हयात भी, हम ही से है ये रौनके बज़्मे हयात भी, इस कारोबार वक्त का हासिल हम ही तो है। यानी इंपॉर्टेंस के वाले से। असलम अंसारी का शेर देखें, वो तो सदियों का सफर करके यहां पहुंचा था, वो तो सदियों का सफर करके यहां पहुंचा था, तूने मुंह फेर के जिस शख्स को देखा भी नहीं। तो ये कुछ रेफरेंस के इशार थे। अब बढ़ते हैं जी हम आखिरी शेर की तरफ, जो गजल का मक्ता भी आप जानते हैं, कलाम का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल कर उसको मक्ता कहते हैं। तो ये मक्ता है, मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फराक है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं। बहुत ही दिलचस्प नफ्सियात पे मुबनी शायर। मैंने आपको शुरू में बताया कि फराक गोरखपुरी माहिर नफ्सियात पे है। ठीक है जी। मुंह से अपने यानी खुद कहना,
बुरा तो नहीं कहते कि फराक। अब देखिए यहां खुद कलामी है, फराक तो खुद शायर है, फराक गोरखपुरी। तो कहते हैं हम ये तो नहीं, अपने मुंह से तो नहीं कहते, ठीक है, कि वो बुरा है तेरा दोस्त, फराक कहते हैं। अब यहां दो मतलब है, एक तो किसी दोस्त से बात की जा रही है, दूसरा महबूब की तरफ इशारा है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं। खुद कलामी में ये इसका मतलब होगा कि ए फराक तू जिससे मोहब्बत करता है, जिसको तो अपना दोस्त समझता है, जिसको अपना मुखलिस समझता है, हकीकत ये है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है जिसको तो अच्छा समझता है। सादा सा मतलब समझ लें कि ए आशिक तो जिससे मोहब्बत करता है वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन अब देखिए मोहब्बत कहते किसको है, पहले बात समझ लें। मोहब्बत मतलब भी यही है कि जब इंसान को किसी की बुराई भी बुराई ना लगे, यानी अगर आपसे पूछा जाए मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, तो जब आपको किसी की बुराई भी बुराई ना लगे तो इसको मोहब्बत कहते हैं। देखिए जब आपको किसी की अच्छाई भी बुराई लगने लगे, बात को दोबारा समझें, जब आपको किसी की अच्छाई भी बुराई लगने लगे तो इसको नफरत कहते हैं, और जब किसी की बुराई भी अच्छाई लगने लगे इसी को मोहब्बत, इसी को ताल्लुक कहते हैं। तो वो रियलाइज भी कर रहा है कि तू जिससे मोहब्बत करता है, जिसको तो अपना दोस्त समझता है, जिसको तो अपना मुखलिस समझता है, हकीकत यह है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन क्योंकि फराक उससे मोहब्बत करता है, शायर उससे मोहब्बत करता है, तो वो अपने हाथों मजबूर है। यानी वो जानता है मेरा महबूब बेवफा है, इसको मैं और सिंपल कर दूं, कहते हैं मैं जानता हूं मेरा महबूब बेवफा है, लेकिन वो क्योंकि मोहब्बत कर बैठा है तो वो मजबूर है। ये जानने के बावजूद के महबूब बेवफा है, वो मजबूर है क्योंकि वो मोहब्बत करता है। ठीक है जी, तो अब मैंने ज़बानी तो कर दी, हम तशरीह की तरफ आए, जो लिखा हुआ कंटेंट भी आपके सामने आता रहे ताकि आपके लिए नोट्स में आसानी रहे। ज़ेर तशरीह शेर में शायर खुद कलामी करते हुए कहता है कि अपने मुंह से अपने दोस्त को बुरा नहीं कह सकता, मगर हकीकत में वो अच्छा इंसान भी नहीं है। इस शेर में शायर अपने दोस्त का तनकीदी जायजा लेना, नहीं खूबियां खामियां दोनों देखना, तनकीदी जायजा लेते हुए बयान करता है कि अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे उसकी खूबियों खामियों समेत दोस्त बना रहे हैं। देखिए खामियों से पाक तो कोई नहीं है ना, जिससे हम दोस्त कहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, खूबियां खामियां तो सब में होती हैं, तो वो उससे दोस्ती का इजहार कर रहा है उसकी खूबियों समेत, वो उससे दोस्ती का इजहार कर रहा है उसकी खामियों समेत। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है जी। क्यों? कि वो उससे दिलो जान से चाहता है। जो बात आ गई ना मुंह से हम अपने, तो ये एक आम सा लफ्ज है, देखिए इसमें कोई शायराना रंग नहीं है, लेकिन शायर ने इस तरह से इस्तेमाल किया है कि आम से अल्फाज को भी खूबसूरत शायराना रंग दे दिया है। मुझसे अपने तो नहीं कहते। आगे चले, शायर इसमें इस तल्ख हकीकत को बयान कर रहा है कि कोई भी इंसान खूबियों खामियों से मुबर्रा नहीं हो सकता, वो तो सब में ही होती हैं। लाजिए समझना कि उसके दोस्त में कोई खामी नहीं, ये भी खिलाफ हकीकत होगा। तो इसमें एक मुआशरे की तल्ख हकीकत को भी पेश किया गया, ठीक है जी, कि एक इंसान के अंदर बहुत से इंसान छुपे हो सकते हैं। ये भी तो मुमकिन है ना, एक इंसान किसी एक के लिए अच्छा हो, वही इंसान किसी दूसरे के लिए अच्छा ना हो, ये भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक इंसान किसी एक के साथ एक वक्त तो अच्छा हो और मैं भी किसी और वक्त अच्छा ना हो, तो ये तो इंसानी नफ्सियात है, साथ साथ चलता है। यानी इंसान का रवैया हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ठीक है जी। तो शायर कहता है, और बरमला कहता है, यानी ओपनली कहता है, वो बरमला किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन साथ एतराफ भी करता है कि तुम्हारा दोस्त अच्छा इंसान नहीं है। यह लफ्ज तुम्हारा से लगता है, अब देखिए बज़ाहिर लग रहा है किसी और से बात कर रहा है, क्योंकि नहीं तुम्हारा, लेकिन हकीकत यह है किसी और से बात नहीं कर रहा, अपने आप से खुद कलामी कर रहा है। देखिए मेरा नाम मुशर्रफ है, मैं खुद कहूँ मुशर्रफ, ये बात ठीक नहीं है, तो ये खुद कलामी के मायने में आएगा। शायर ज़ाहिरी तौर पर अपने महबूब के लिए नरम गोशा रखता है, लेकिन
वो इस सच्चाई को फरामोश भी नहीं कर रहा कि उसका महबूब हरजाई है, यानी बेवफा है। गोरखपुरी की शायरी में आपको जज्बात की गहराई और फलसफियाना रंग नजर आता है, जिसने उर्दू गज़ल को नए जाविये अता किए हैं और उर्दू गज़ल को असरी तकाज़ों से हम आहंग भी किया है। यहाँ आपको सनत तजाद नजर आ रही है। एक तरफ तो कहा जा रहा है दोस्त, और साथ कहा जा रहा है आदमी अच्छा भी नहीं। तो ये दो मुतजाद बातें हैं जो एक ही वक्त में की जा रही हैं। हवाले के अशार देखिए। फहमी बदेवानी एक शायर का नाम उस हवाले से। पहले लगता था तुम ही दुनिया हो, पहले लगता था तुम ही दुनिया हो, अब ये लगता है तुम भी दुनिया हो। देखिए ही और भी में कितना खूबसूरत इस्तेमाल है। पहले लगता था तुम ही दुनिया हो, अब ये लगता है तुम भी दुनिया हो। क्यों? खूबियां खामियां सामने आ गई। और महबूब तो ऐसा संगदिल बेवफा, ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर, मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है गैरों ने, मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, उनका वजू ही मुकम्मल नहीं हुआ, नमाज जनाजा हो गए। और अहमद फराज का शेर देखिए। दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है, दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है, जो किसी और का होने दे ना अपना रखे, ना किसी और का होने देता है ना अपना बनाता है। और दाग दहलवी का शेर देखें। उड़ गई यूं वफा जमाने से, उड़ गई यूं वफा जमाने से, कभी गोया किसी में थी ही नहीं। यानी आज के जमाने में वफा बाकी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गजल कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको तशरीह पसंद आई होगी। मैं कोशिश करता हूँ आसान लफ्ज़ों में बात करने की। स्टूडेंट मुश्किल अल्फाज बोले जा सकते हैं, मुश्किल अल्फाज सुनाए जा सकते हैं, मुश्किल अशार सुनाए जा सकते हैं, लेकिन टीचर की काबिलियत ये नहीं है कि मुश्किल अल्फाज बोलकर आप पर रोब डाले। टीचर की काबिलियत ये होती है कि मुश्किल लफ्ज़ को भी आसानी से बयान करे। मेरी काविश किस हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही है ये तो आप ही कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है जी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और मेरी कोशिश होती है आप वीडियो देखें और सिर्फ देखने से आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।